जॉब में आपकी लिमिटेशन भी तो है कि आप वही परफॉर्म करेंगे जो आपसे परफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है। उसमें आने से ये सारी फ्रीडम हो गई, मुझे जब आना है तभी आऊंगी, जब जाना है तो ही जाऊंगी, और जब भूख लगी है तभी खाऊंगी। कुछ होती है ना किसी महिला की, मैं महिला हूँ तो मुझे दिक्कत आएगी, ये हमको ना सोसाइटी ऐसा दे देती है कि मुड़ के देखने वाला कभी भी सफलता नहीं पाता। मतलब इस थॉट को ये सोचिए कि अगर पीछे ही देखना होता तो भगवान ने पीछे भी तो आंख दी होती ना। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी चाहत को इतना प्रबल करिए कि ईश्वर भी आपको वो देने पे ना मजबूर हो जाए। हम साल भर की प्लानिंग पहले से कर लेते हैं कि हमको इस डेट पे ये, इस डेट पे ये, इस डेट पे ये, इस डेट पे ये। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ बिजनेसमैन। दोस्तों आज जिस सक्सेस से हम मिलने जा रहे हैं, उन्होंने एक सफल उद्यमी के रूप में अपना नाम कमाया है। दोस्तों वो बेसिकली है तो इंजीनियर, लेकिन उन्होंने एक नया रास्ता चुना, एक नई राह चुनी, और उस नई रास्ते के माध्यम से उन्होंने कई लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। दोस्तों वो एक ऐसी जीती जागती मिसाल हैं जिन्होंने कई महिलाओं के लिए एक नया रास्ता बनाया है। मैं इसलिए ये बात दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि उन्होंने जो रास्ता चुना है वह है खेती किसानी का रास्ता। दोस्तों जब उन्होंने बिजनेस खेती किसानी के रूप में चुना तो पहले ये रास्ता इतना आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने मेहनत और समर्पण से उस मुकाम को हासिल किया है जिसको आज हम इस बिजनेस जर्नी में आपको मुखातिब करा करके जानेंगे। तो आइए हम मिलते हैं छत्तीसगढ़ की उस किसी प्रधान महिला से जो आपके लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगी। तो आइए हम मुखातिब होते हैं वल्लरी चंद्राकर जी से। सबसे पहले नमस्कार मैम। नमस्ते सर। कैसे हैं आप मैम? बहुत अच्छे हैं सर। मैम आपकी बिजनेस जर्नी लोग जानना चाहते हैं, दैनिक भास्कर समूह और न जाने कितने मीडिया ग्रुप में आपकी चर्चाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपने बिजनेस की थिंकिंग कैसे विकसित की और आपकी बिजनेस जर्नी क्या रही? बेसिकली मैं इसको ऐसा कह सकती हूँ, मैं भिलाई में पढ़ रही थी। भिलाई में एक ना कल्चर होता था जी कि बच्चों को एक चौक में खड़ा कर दिया जाता था और उससे चुनने को बोलते थे। एक साइड था हमारा बीएसपी, तो लड़का इंजीनियर बन जाएगा, एक साइड था चंदोला, तो वो जो है मेडिकल लाइन में जाके डॉक्टर बन जाएगा। तो भिलाई का जो कल्चर था वो ऐसा ही था। तो हमने लेफ्ट वाली जर्नी चूज कर ली और इंजीनियर बन गए। लेकिन बनने के बाद ऐसा लगा कि जो एक रहता है ना कि कोई बच्चा किसी चीज़ को तब चुनता है जब वो उस लाइफस्टाइल को देखता है। कि ऐसा था कि मैं अपने फादर को एज ए इंजीनियर देख रही थी, तो उनकी लाइफस्टाइल मतलब वो जमाना काफ़ी अलग था। वो 40-45 साल पहले जॉब में थे, तो वो जमाना अलग था और इंजीनियर की बहुत पूछ परख थी। लेकिन हमारी जनरेशन आते तक हर घर में इंजीनियर था, तो इज्जत तो मिल नहीं रही थी। और सैलरी की जब बात करें तो सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं थी या इतनी हैंडसम अमाउंट में नहीं था कि हम अपनी लाइफ जैसा हम जीना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा हो या हम ऐसा टारगेट करते उसको अचीव करें, ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। तो इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैं कॉलेज में पढ़ाने चली गई। वहाँ पर भी ऐसा लगा कि नहीं, मतलब वो लाइफ में एफर्ट नहीं कर पा रही हूँ। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन का सोचा और मैंने एमटेक कर लिया। एमटेक के दौरान फिर मैं चली गई हैदराबाद, और फिर वहाँ पर भी जब मैंने अपने सीनियर्स की लाइफ देखी तो मुझे ऐसा लगा कि जिस सैलरी में आज वो हैं उस सैलरी तक मुझे पहुँचने में और 5 साल लगने वाले हैं, और उसके बाद भी मैं खुश नहीं रहने वाली हूँ। तो ये था कि कुछ तो भी करना है, पर क्या करना है ये क्लियर नहीं था। तब उसी दौरान ये हुआ कि मेरे फादर भी ऑलमोस्ट रिटायरमेंट की एज में आ गए थे, तो पापा का था कि चलो जैसे सबका रहता है कि चलो किसानी कर लेते हैं, ऐसा सबके ऐसा रहता है थॉट में। तो पापा ने एक्चुअल में किसानी कर ली। और वो मैं देखती रही, तो फिर मुझे इंस्पिरेशन आया कि इसको अगर मैं एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल में ले आती हूँ तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस ही बन जाएगा, फिर ये किसानी नहीं रह जाएगी। तो उसको कमर्शियल कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या मुझे एस्पेक्ट पे मुझे ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें। और इंजीनियर थी तो बुद्धि वैसी चल रही थी कि ये आंकड़े ऐसे होने चाहिए, ये एंगल ऐसा जाना चाहिए। तो वो सारा जो इम्प्लीमेंटेशन कर करके फिर ये आया कि इस बिजनेस को ऐसा ग्रो करेंगे। मैम कारपोरेट कल्चर की हम बात करते हैं, हमारे देश में कारपोरेट सेक्टर का एक अपना इम्पोर्टेंस है। कारपोरेट सेक्टर को आपने कैसे छोड़ा, मतलब वो थिंकिंग कैसे पैदा हुई? कारपोरेट जो चीज़ है, जो लोग उसमें कारपोरेट में जाना चाहते हैं लोग, लेकिन आपके मन में ये जैसे एक भाव पैदा हुआ ना कि मुझे पापा के साथ काम करना है, ये जो बिंदु था, वो जो मिलन का बिंदु था, वो क्या था? 2 पॉइंट मुझे ऐसे लग रहे थे।
कि बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि हर एक अपने से जो सीनियर है इसको कुछ नहीं आता और ये उसके बाद भी मेरा सीनियर बना बैठा है। हम भी उस लड़कपन वाली उम्र में थे तो हमको भी ऐसा लगता था कि हमारा सीनियर जो हमको इंस्ट्रक्ट कर रहा है ना इससे अच्छा हम कर सकते हैं। लेकिन जॉब में आपकी लिमिटेशन भी तो है कि आप वही परफॉर्म करेंगे जो आपसे परफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब भी करेंगे तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते। तो ऐसा लगता था कि मेरी जो कैपेसिटी है इससे कहीं ज़्यादा है, मैं इससे कहीं ज़्यादा मैं आउटपुट अपने आप को मैं निकाल के दे सकती हूँ, मैं लाइफ में किसी और के लिए कर सकती हूँ या समाज के लिए कर सकती हूँ। तो ये ऐसा लगा कि नहीं, ये मेरी कैपेसिटी का बस कुछ हिस्सा है, मैं अपनी कैपेसिटी पूरा परफॉर्म नहीं कर रही हूँ। तो अपनी कैपेसिटी को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने लाइन चेंज की। मैम, क्या लगता है कि खेती किसानी में आप अपनी कैपेसिटी का कैसे यूटिलाइजेशन कर रही हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन? ये था कि जैसे जॉब में रहते तो रेस्ट्रिक्शन रहती है कि मुझे इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना है, इस टाइम पे ही दूसरों के हिसाब से मुझे भूख लगनी चाहिए। तो बिजनेस में आने से ये सारी फ्रीडम हो गई, मुझे जब आना है तभी आऊंगी, जब जाना है तो ही जाऊंगी और जब भूख लगी है तभी खाऊंगी। तो ये जो बेसिक जो था ना, जब उस समय जब था कि आज से 10 साल पहले मेरे दिमाग में सिर्फ इतना था कि पहले मैं अपने आप के लिए तो मालिक बन जाऊं, अपनी सोच को तो उस तरीके से कर लूं कि मुझे किसी और के इंस्ट्रक्शन की जरूरत ना पड़े या किसी और के रूल से ना चलूं। तो वहां से मैंने शुरुआत की। बाद में धीरे धीरे जब लड़कपन जाता है और समझदारी आती है तो फिर बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना है ये धीरे धीरे समझते गए। ये मैम खुद का मालिक बनने की जो सोच होती है वो कैसे डेवलप होती है? ये मेरे फादर की देन है। अच्छा। उनका थॉट था कि जॉब करोगे तो एक ही चूल्हा जलेगा, वो है तुम्हारे घर का। अगर बिजनेस करोगे तो 10 और के चूल्हे जला लोगे। तो पापा को ऐसा लगता था कि पापा एक्चुअली चाहते थे कि मैं सीए बनूं, कॉमर्स बैकग्राउंड चाहते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था मेरे पिताजी इंजीनियर बन गए, उनकी लाइफ अच्छी है, वो मुझसे बहुत बुरा करा रहे हैं और मैं इंजीनियर बन गई। तो उनको ये था कि ये अपना कुछ बिजनेस में करे। तो हमारी लड़ाई भी हो गई थी 11th में कि नहीं मुझे मैथ्स ही लेना है, पापा को लगता था मुझे कॉमर्स लेना चाहिए। तो ऐसे हमारी जर्नी फिर वहाँ से स्टार्ट हुई। धीरे धीरे समझ में आया कि एक्चुअली मेरी लाइफ वाकई में इधर ही है। अच्छा, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है मैम? हमारे यहाँ 3 पीढ़ी से सारे गवर्नमेंट जॉब में थे। ये वाली पीढ़ी है कि बिजनेस में आ रहे हैं। अच्छा, तो आप लोगों के घर में कौन कौन है? मेरी जॉइंट फैमिली है। तो मेरे मम्मी पापा और ऐसा टाइप का। और अब तो शादी हो गई है तो वहाँ भी जॉइंट फैमिली है। अच्छा, जॉइंट फैमिली है। तो आपके जो बिजनेस आइडिया है इसमें आपके घर का सपोर्ट पूरा रहता है इसमें? हाँ, सबको ये क्लियर था कि इसका एक विजन है। उस विजन को कोई डिस्टर्ब तो धरती में कोई नहीं कर सकता। और ये था कि हाँ, अगर ये विजन के साथ अगर कहीं बढ़ी है तो ये सिर्फ अपने लिए नहीं करी है, उनको पता है सभी लोगों को कि अगर उनको किसी मोड़ पे जरूरत है तो ये हमारे लिए खड़ी है। तो वो जो फ्रीडम फिर देते गए कि हाँ इसके लिए इसको ये चीज की जरूरत है, इसके लिए इसको ये फ्रीडम की जरूरत है, तो वो ऑटोमेटिकली वैसा जनरेट होता गया। एक महिला जब कोई नया रास्ता चुनती है तो बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। उन दिक्कतों का सामना आपने कैसे किया और फिर आप कैसे उससे निकल पाई? ये जो सोच होती है ना किसी महिला की, मैं महिला हूँ तो मुझे दिक्कत आएगी। ये हमको ना सोसाइटी ऐसा दे देती है कि आप महिला हो, आपके सामने ये आएगा वो आएगा वो आएगा। बेशक आता भी है, उसमें कोई वो नहीं। लेकिन उसी महिला को पता भी होता है, जिस दिन उसको पता चल जाता है ना कि इस चीज को मैं ओवरकम कर सकती हूँ, उसके बाद से वो रेस्ट्रिक्शन सब खत्म हो जाती है। तो मुझे ऐसी कोई ताकत नहीं है जब तक मैं ना चाहूँ कि वो झुका ले, बस ये सोचना बाकी था। जिस दिन वो सोचा ही तो फिर अलग निकल गए। और इस सोच का जो एक मुझे कोई झुका नहीं सकता, मैं अपने काम में अच्छा करूँगी, ये सोच कैसे डेवलप होती है? ये ऐसा कह सकते हैं बाय द टाइम धीरे धीरे लाइफ की रियलिटी को हम देखते हैं। जैसे एक होता है ना, जब हम बिल्कुल 16-17 साल के होते हैं तो हमारी सोच बहुत अलग होती है एक ही चीज को लेके। और जब हम उसी को 10 साल बाद सोचते हैं तो उसी चीज को लेके हमारी सोच अलग हो चुकी होती है, क्योंकि हमने वो सारा चीज एक्सपीरियंस कर लिया। फिर हम और 10 साल आगे चले जाते हैं तो हमारी सोच कुछ और होती है सेम चीज के लिए। तो जब 20 साल बाद जब चले जाते हैं तो लगता है कि 16 साल में जो सोच रहे थे वो तो बिल्कुल ही बेवकूफी थी। तो लाइफ बहुत सारे अनुभव कराती है और उससे हम आगे फिर सीख जाते हैं। एक खेती किसानी के बिजनेस में कितना प्रॉफिट है मैम? प्रॉफिट तो हो जाता है, लेकिन इसमें पहले के कंपैरिजन में थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा हैं। जब हमारे यहाँ पे जब एक प्रॉब्लम आई थी कि हमारे यहाँ नोटबंदी हुई, तो आपको याद होगा कि तब तक किसी भी सब्जी वाले के पास में QR कोड नहीं होता था। बिल्कुल। ये QR कोड का चलन आया नोटबंदी के बाद।
तो जब नोटबंदी का टाइम आया और लोगों के पास में कैश नहीं है, मार्केट एकदम से क्रैश हो गया कि जो 20 रुपए किलो बिकने वाली थी वो 2 रुपए 5 रुपए, क्योंकि पैसे ही नहीं है लोगों के पास रोल करने के लिए। तो जो मार्केट जो उस समय से डाउन हुआ, फिर जब कोविड का टाइम आया, लॉकडाउन हो गया, तो मार्केट जो क्रैश हुआ है ये 3 जो सालों में, इससे मैं सोचती हूँ किसानों के आय में बहुत फर्क पड़ा है। हालांकि जो पहले से करते आ रहे हैं उन्होंने अपने लिए रास्ता निकाल लिया, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि ये जो 3 जो आए हमारे जो डिजास्टर कह सकते हैं हम, इससे हमको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। मैम क्या लगता है कि कोई महिला अगर या कोई युवा साथी हमारा खेती किसानी के बिजनेस में आना चाहे तो उसके लिए शुरुआती कदम क्या होने चाहिए? पहला तो सोच होनी चाहिए कि अगर मुझे ये करना है तो सिर्फ यही करना है, रास्ता सिर्फ यही है। अगर पीछे मुड़ मुड़ के देखना है तो फिर मत आइए। हाँ। पीछे मुड़ के देखने वाला कभी भी सफलता नहीं पाता। मतलब इस थॉट को ये सोचिए कि अगर पीछे ही देखना होता तो भगवान ने पीछे भी तो आंख दी होती ना। सामने आंख दी है, उसका उपयोग वैसे ही करिए कि आगे बढ़ने की दिशा में। आगे बढ़ने की दिशा में, ठीक है। मैम क्या लगता है कि जो समाज है अभी जो जा रहा है, खेती किसानी लोग दूर भागते जा रहे हैं और आप खेती किसानी की ओर जाते जा रही हैं, तो समाज की दिशा से एक विपरीत दिशा आपने चुन रही हैं थोड़ा। लोगों को ये लगता है कि किसानी ऐसी है, जो पढ़ नहीं पाया वो किसानी करता है। लेकिन मैं अपने साथ के मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस भी बिल्ड करें, लेकिन सबने बिजनेस के रूप में एग्रीकल्चर ही चूज़ किया है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सभी है, बस ये लोग डरवा देते हैं कि ये ऐसा है वो वैसा है, ऐसी कोई बात नहीं होती। लेकिन तो आपके फ्रेंड्स भी इसी खेती किसानी का बिजनेस कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। और उनकी स्टडी कहाँ कहाँ से है? बहुत सारे लोग फॉरेन से पढ़े हुए हैं, बहुत सारे मल्टीनेशनल जो सिटीज़ हैं वहाँ पे पढ़े हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जैसे पुणे बैंगलोर से हैं, यूके से हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो दोस्तों खेती किसानी जो है, लोग जो है अभी इंजीनियर्स, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले बहुत सारे लोग अब खेती किसानी की ओर लौट रहे हैं, मतलब अपने घर में फिर से लौट रहे हैं। तो आप भी ध्यान दीजिएगा इस बात को। मैम आपकी हॉबी इसके खेती किसानी जैसे आप करती हैं, तो आपकी और हॉबी है कुछ इसके अलावा? मुझे किसी भी चीज़ को सजाना बहुत पसंद है, फिर वो चाहे पेंटिंग से हो या किसी चीज़ को उसमें आर्ट उसमें इंक्लूड करना है। तो मुझे आर्ट वाला जो सेक्टर है वो मुझे सुकून देता है। अभी साल का टर्नओवर कितना है मैडम आपका खेती किसानी? साल का टर्नओवर 50 to 60 लाख है अभी। 50 to 60 लाख। और आपका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है कि खेती को कहाँ टर्नओवर को बढ़ाना चाहूँगी। अपना जिस लैंड में हूँ मैं इसे डबल ट्रिपल जितना मेरी कैपेसिटी में आता जाएगा, बाय द टाइम इसको मैं बढ़ाना चाहूँगी। हाँ, तो मैम आपका फ्यूचर प्लान कहाँ तक जाने वाला है? छत्तीसगढ़ में आप किस मुकाम पे अपने आप को देख रहे हैं? बेसिक ऐसे अगर आप पूछे तो एक टाइम आएगा जब मैं शायद सैचुरेट हो जाऊंगी 100, 150, 200 एकड़ करने के बाद में। तब मैंने सोचा है ये कि एक ऐसी यूनिट डालूं जिसमें, मतलब मुझे लगता है कि अभी मैं यंग हूँ तो मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन आफ्टर 40, 45, 50 के अराउंड जब मैं चली जाऊंगी तो शायद मैं इतना दौड़ भाग, अगर मेरा शरीर साथ नहीं देता है तो मैं घर पे नहीं बैठना चाहती। तो उस समय के लिए मैंने सोचा है कि मैं इसको प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ लेके जाऊंगी। प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ लेके जाएंगे, बहुत ही बढ़िया। मैम आपका अगर एक सीक्रेट पूछा जाए कि ये आपका मंत्र है, सीक्रेट है बिजनेस का, तो वो कौन सा मंत्र होगा? जहाँ जाना है वहाँ जाना ही है। आप सिर्फ अपने ही कारण से वहाँ से पीछे हटेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपको उसके अलावा पीछे नहीं ला पाएगी जब तक आप पीछे नहीं आना चाहेंगे। तो जहाँ जाना चाहते हैं बस जिद पालिए कि मुझे ये करना ही है और किसी भी सूरत में ये करना ही है, सिर्फ अपने लिए करना है, दूसरे तो अपने आप ही समझ जाएंगे। ये जिद वाला जो स्वभाव है, जिद्दी स्वभाव है, ये वल्लरी चंद्राकर के अंदर किधर से आता है, मतलब कहाँ से पैदा होता है? अब पेरेंट्स तो बताते हैं कि बचपन से जिद्दी हूँ। ठीक है मैम, अभी जो है आप कितने एकड़ की खेती किसानी कर रहे हैं, कितने एकड़ में कर रही हैं? अभी फिलहाल मैं 24 एकड़ में कर रही हूँ। 24 एकड़ में। और आपके पिताजी? मेरे फादर भी 20 एकड़ में कर रहे हैं। 20 एकड़ में कर रहे हैं। तो और आपके सर जो है, हस्बैंड सर क्या कर रहे हैं अभी? मेरे हस्बैंड का फ्लाईएस ब्रेक्स और पोल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट लाइन, ये सब का बिजनेस है। ये सब का मतलब एक अच्छा बिजनेस फैमिली से आप बिलोंग करती हैं, बहुत अच्छी। नहीं, सभी फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन है? हाँ, मेरे ससुर जी भी किसान थे। और मेरे फादर तो गवर्नमेंट जॉब में थे। तो हम जो है ये फर्स्ट जनरेशन है। मतलब फर्स्ट जनरेशन का व्यक्ति भी बहुत अच्छे सफल हो सकता है खेती किसानी कर, खेती किसानी की बिजनेस से भी सफल हो सकता है यार। 100%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो मैम आप जो है खेती किसानी के बिजनेस में रिस्क मैनेजमेंट कैसे करती हैं? मतलब कई बार खेत फसल खराब हो जाती है तो उसका मैनेजमेंट आप कैसे करती हैं? इतने टाइम के एक्सपीरियंस के बाद हम लोगों को एक माइंड में सेट रहता है कि सपोज अगर ये क्रॉप एकदम से खराब हो गई, तो हम नेक्स्ट क्रॉप कितनी जल्दी से जल्दी हम कुछ और अडॉप्ट कर सकते हैं, ये हमारे माइंड में सेट हम लोग करके चलते रहते हैं। क्योंकि ऐसी प्लानिंग नहीं होती कि हम खीरा लगाएं उसके बाद जब वो खत्म हो जाएगा तब हम सोचेंगे, ऐसा नहीं होता। हम साल भर की प्लानिंग पहले से कर लेते हैं कि हमको इस डेट पे ये, इस डेट पे ये, इस डेट पे ये, इस डेट पे ये, अगर इस डेट के पहले ये हो गया तो यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन है। तो वो हम साल की शुरुआत में ये एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट हम कौन सा पकड़ेंगे और कौन सी क्रॉप है जो हमको प्रॉफिटेबल बना कर देगी। अच्छा। तो ये प्लानिंग हम साल के शुरू में करते हैं। आपका जो मार्केट से जो अभी रिश्ता है वो कैसा है मैम? अभी मार्केट कैसा चल रहा है? मार्केट पहले से सोचा जाए तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है। जैसे पहले बोली का सिस्टम था और आफ्टर कोविड ये हो गया है कि बोली का सिस्टम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो बोली जब होती थी तो किसान को एक ट्रांसपेरेंसी रहती थी कि ये अगर मेरा प्रोडक्ट दिया है तो ये उसका रेट आया है। लेकिन अभी ये हो गया है कि अगर हम किसी को ब्रोकर को देते हैं तो वो जो रेट दे दिया वही रेट होता है। अच्छा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है अभी कुछ सालों में। मतलब मार्केट नीचे गया है आफ्टर कोविड मार्केट नीचे गया है जी। तो इसकी सुधरने की आशा दिख रही है आपको आगे? अगर इसमें गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर करेगी तो ही दिखेगा, अदरवाइज किसान इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो ब्रोकर से एकदम से लड़ जाए, क्योंकि ब्रोकर की कम्युनिटी हमारे देश में बहुत बड़ी है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर करती है तो रास्ता 2 दिन में निकल जाएगा। बिल्कुल। मैम गवर्नमेंट खेती किसानी को लेकर के कितनी सजग है आपको लगती है? गवर्नमेंट के जितने यहाँ पे सब्सिडी वाले जो आते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक ऐसा नहीं है कि जो अगर सब्सिडी अगर आ रही है तो उसके जो मानक जो बनाए गए हैं वो अभी के कैलकुलेशन पे बनाए हैं, ऐसे मुझे नहीं दिखता। वो आज से 2014 के आसपास का जो कैलकुलेशन है उसी पे आज सब्सिडी है, उसी के अकॉर्डिंग लोन है, उसी के अकॉर्डिंग सारे पेपर्स हमारे जा रहे हैं। तो उससे हमको नुकसान होता है क्योंकि 10 साल में जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट आ जाता है ना, किसी भी कंपनी में करें या किसी भी इंडस्ट्री में करें। तो उस पर शायद गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि अगर हम आपको इतना अर्न करके दे रहे हैं, आखिर टैक्स तो हम भी बता रहे हैं, तो हम आपको हेल्प कर रहे हैं अगर, तो उनको सोचना चाहिए कि हमको ये रिवाइज करना है। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। फिर सारी इंडस्ट्री में फीमेल के लिए एक अलग कोटा है, अलग से उनको और अलग डिस्काउंट होता है लोन में कि इतने % आपको ज्यादा सब्सिडी होगी। एक इकलौता एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है जहाँ पे महिलाओं के लिए कोई अलग डिस्काउंट नहीं है। अच्छा। होम लोन में है, कार लोन में है, इंडस्ट्री खड़ा करने में है, एजुकेशन में है, सभी सेक्टर्स में आप जब देखेंगे तो सभी में है, लेकिन एग्रीकल्चर में नहीं है। और जबकि एग्रीकल्चर में अगर आप सोचें तो हर एक पुरुष जब कोई अगर अपनी लैंड बैंक बनाता है तो वो उसके घर में उसके यहाँ पे जो हमारा नियम है, सपोज अगर वो पुरुष जो है अगर नहीं रहता, अगर कोलैप्स हो जाते हैं तो जब फाउत उठाने का जो सिस्टम होता है तो सबसे पहले जो उनकी हिस्सेदार होती है वो उनकी वाइफ होती है। तो अल्टीमेटली अगर 100 पुरुष हैं तो 100 महिलाएं भी उस जमीन की मालिक होने वाली हैं और कहीं ना कहीं वो किसान बनने वाले हैं। तो जब इतना बड़ा तबका है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी तक ये सोचा क्यों नहीं, ये आश्चर्य की बात है। बिल्कुल, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हम इस बात को ज़रूर रखेंगे इसमें प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मैम क्या लगता है कि खुद का जो बिज़नेस का जो सोच है वो युवाओं को कैसे आगे बढ़ाता है और कैसे वो विकसित करें? अभी का युवा जो है ना सिर्फ सोशल मीडिया पे ना बंद के रह गया है। कम से कम ये तो सोचो कि हम जब लाइफ में आगे जाएंगे, जब हमारे बच्चे होंगे या हमको कोई देखेगा तो वो कम से कम किसी 2 व्यक्ति को हम लाइफ में पूरे अपने इंस्पायर कर पाए। कम से कम इतना तो काम करो, सिर्फ इतना काम कर लो, बाकी की जो चीजें हैं वो अपने आप सेटल हो जाएगी। एक मल्टी मिलियनियर व्यक्ति या जो आगे का सोचता है, कितना आगे सोच सकता है व्यक्ति, कितना आगे का उसको सोचना चाहिए एक बिजनेसमैन को? एक टारगेट होना चाहिए। जैसे अभी का जो कंडीशन है हेल्थ को लेके, जैसे सोचते हैं कि लोग 50-55 को एक एवरेज अपनी जीवन काल मान लिया गया है। तो मुझे लगता है कि उनको टारगेट क्लियर होना चाहिए कि मुझे 50-55 के अराउंड मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, कि भाई मुझे पर्सनल लाइफ में क्या चाहिए, मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कहाँ तक जाना है, मुझे अपनी फाइनेंशियल लाइफ में कहाँ तक जाना है। ये क्लैरिटी हमको अपने 20-25 साल के होते तक में आ जानी चाहिए।
क्योंकि ये अब आप ऐसा नहीं कि आप बच्चे हैं और आप डिपेंड रहेंगे किसी पे, ये वो उम्र नहीं रही। तो मैं 20-25 साल की उम्र में जितने भी लोग हैं मैं उनसे यही कहूंगी कि आने वाले 20-25 साल में आप क्या कर के क्या पाएंगे, ये आप क्लैरिटी ले आए। ठीक है मैम, जो खेती है, खेती जो लगाव होता है मिट्टी का, जो सौंधी सुगंध आती है, वो आपको कितना तरोताजगी देती है? सभी तो आज गांव की तरफ भाग रहे हैं और यहाँ ऐसा है कि हमको किसी भी तरीके का ना पोल्यूशन का शिकार होना पड़ता है ना कुछ नहीं। और जैसे आपने एक गौर किया होगा कि हॉस्पिटल में जो पर्दे लगे हैं वो सिर्फ हरे रंग के क्यों है? कलर तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे सूदिंग कलर होता है ग्रीन का। और जब मैं ग्रीनरी के साथ हूँ तो शायद मेरी अंतर आत्मा भी जो है वो सूदिंग वाले उसमें होती है। बहुत ही सुंदर। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी आपका काफ़ी अच्छा मानती हैं इसको? बिल्कुल। तो सुबह सुबह हरियाली का दर्शन आपको अच्छा लगता है मतलब? जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो आप ईश्वर पे बिलीव करती हैं ऐसा कुछ? 100%। 100% बिल्कुल। तो मैम होता है ना कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी होती है कि आप जो सोचते हैं वो हो जाता है। 100%। तो आप उसे बिलीव करती हैं? 100%। जो सोचते हैं वो हो जाता है। कितना परसेंट, आप कभी कितना परसेंट तक आप अपने आप को जो सोचिए और वो हो गया? मुझे ऐसा लगता है कि अपनी चाहत को इतना प्रबल करिए कि ईश्वर भी आपको वो देने पे ना मजबूर हो जाए। बस इतनी प्रबलता रखिए अपनी चाहत में। तो आपको लगता है कि आप में कुछ मैग्नेटिक आकर्षण है कि लोग आपकी ओर खींचे चले जाते हैं? अब ये इसका आंसर तो सर लोग ही बता पाएंगे। नहीं, बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म में आपकी खेती किसानी की चर्चा होती है, तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या खास? ये मैं कह सकती हूँ कि सभी जगह से मुझे इस चीज के लिए बहुत प्यार मिला। जब मैं इस काम में आई थी तो मुझे नहीं लगा था, या मैंने कभी लाइफ में सोचा ही नहीं था कि इससे फेम भी आ सकता है। ये मेरे टारगेट में था ही नहीं। पर कुछ चैनल्स ने इस चीज को आगे बढ़ाया और पता नहीं मैं कैसे प्रेरणा स्रोत बनी या क्या हुआ, ये तो जनता ही जानेगी। लेकिन ये है कि मैं अपना काम करती गई और ये था कि मुझे काम बस आगे करते ही जाना है, बस यही था। खेती किसानी से इतर कोई और फील्ड आपको अगर जाने का मौका मिले तो आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे? बेशक एक बिजनेस जो माइंड पर्सन होता है उसको रहता है कि मुझे बिजनेस ग्रो करना है। तो जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी सामने आती जाएगी उसको वैसे एक्सप्लोर करके कुछ ना कुछ और किया जाएगा। आप किसको अपना रोल मॉडल मानती हैं? किस उद्योगपति को या किस खेती किसानी करने वाले व्यक्ति को? खेती किसानी में आने के लिए मैंने एक किसान है यहाँ पे विमल चावड़ा जी, मैंने उनकी मीटिंग अटेंड की। मैं पूरी मीटिंग में कुछ भी नहीं समझ पाई थी, बस मैं उनकी पर्सनालिटी देख रही थी, उनका लाइफ देख रही थी और मुझे लगा कि कुछ समझ आए ना आए ये आदमी मुझे समझ में आ जा रहे हैं। और मैं इनको देख के ही इंस्पायर होके बस किसानी में आ गई। ये नहीं सोचा क्या होगा। मतलब किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी या फिर किसी व्यक्ति का बाहरी व्यक्तित्व देख कर क्या हम जान सकते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे या हम इस व्यक्ति से इंस्पायर हो सकते हैं? बिल्कुल। अगर बच्चा कोई सब्जेक्ट भी ले रहा होता है तो वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखता है कि अगर जैसे इंजीनियर की लाइफ अगर उसको अच्छी लगती है तो वो मैथ्स ले लेता है। अगर किसी डॉक्टर की लाइफ किसी बच्चे को अच्छी लगती है तो वो उसकी तरफ झुकाव आ जाता है। किसी बच्चे को अगर बिजनेसमैन की लाइफ की अच्छी लगती है तो वो बिजनेस के लिए चला जाता है। तो हम कहीं ना कहीं जो भी हम सब्जेक्ट लेते हैं जो है अपने इर्द गिर्द के लोगों को देख के उनकी लाइफस्टाइल को देख के ही इंस्पायर होके लेते हैं। तो वो तो सभी के लिए रहता ही है। महासमुंद कमरौद यहाँ जो है, इससे आपका लगाव कैसे है? ये यहाँ पे मैं 3 साल पहले आई। इसके पहले हम लोग और भी लैंड पे कर रहे थे और इस फार्म को मैं देखते देखते बड़ी हो रही थी कि मुझे एक दिन ऐसा फार्म करना है। 10 साल से मैं देख रही थी कि मुझे करना है और एक दिन अपॉर्चुनिटी आई मुझे यही फार्म करने की, तो मैंने तुरंत ले लिया था। ग्रेट। एक चेहरे पर एक मुस्कान आपके वल्लरी चंद्राकर के रहती है, वो मुस्कान का कारण क्या है मैम? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो काम चुना है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। क्या बात है। तो वो जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको हमेशा खुश रखेगी। अगर आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। क्या बात है। मतलब किसी भी काम को आप कर रहे हैं और उससे आपको खुशी मिलती है तो वो आपके चेहरे पर भी दिखती है और वो चेहरे के नूर पे भी दिखता है। तो वल्लरी चंद्राकर चूँकि अपना पसंदीदा काम कर रही है, मतलब अपने रुचि का काम कर रही हैं, इसलिए वो इतनी खुश हैं और खुश मिजाज तरीके से रहती हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है मैम। हमारे दर्शकों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा कि चेहरे पर मुस्कान हर एक व्यक्ति की बनी रहनी चाहिए। तो आप जिनको सुन रहे थे वो थी वल्लरी चंद्राकर मैम। इनको सुनना इसलिए भी इतना सहज और सरल है क्योंकि इनका व्यक्तित्व भी उसी प्रकार सहज और सरल है।
इन्होंने खेती किसानी को अपना व्यवसाय बनाया और उस व्यवसाय में लगातार सफल होते जा रही हैं। वो आगे अपनी प्रोसेसिंग यूनिट बनाना चाहती हैं और छत्तीसगढ़ में अपने सफल उद्यमी के रूप में अपना नाम करना चाहती हैं। दोस्तों, ये महिलाओं के लिए केवल प्रेरणा स्रोत नहीं बल्कि हर उस युवा के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो भी बिजनेस में करना चाहता है, क्योंकि इन्होंने जो रास्ता चुना है, ये बेसिकली एमटेक से इंजीनियर हैं, लेकिन इन्होंने जो रास्ता चुना एक नई राह दी है, एक नई दिशा दी है, एक नया मोड़ चुना है। तो उस रास्ते को, एक नए दिशा को हम जब देखते हैं और जब समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर भी उस एनर्जी का या उस ऊर्जा का संचार होता है। और यही हम सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने बिजनेस को सफल बनाना चाहिए। आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस जगह पर हैं, जहां पर भी हैं, जो आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है वहीं से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए और उसमें कंसिस्टेंसी के साथ में काम करते जाइए। मतलब लगातार काम करने से ही आपको सफलता मिलती है। उन्होंने 10 साल तक लगातार मेहनत की है और आज इस मुकाम पर हैं, तो आप भी सफल हो सकते हैं और आप भी करोड़पति बन सकते हैं। तो मैम, आपका बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और हम आशा करते हैं और आपके लिए दुआ भी करेंगे ईश्वर से कि आप जो है और सफल हों और नई मुकाम में हासिल करें और हम जब आप बहुत बड़ी बन जाएं तो फिर से हम आपके पास आएं और हम फिर से आपके पास कंटेंट बनाएं। मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें समय दिया मैम।